नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये है क्लास 7 ऑफ आवर डिस्कशन, जहां पर हम 6 क्लासेस के थ्रू बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं। अराउंड 100 से ज्यादा 120 के आसपास एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे इस कंपोनेंट का, और इस पूरे कंपोनेंट को हम एमसीक्यूज के थ्रू कंप्लीटली कवर करना चाहते हैं, उसको पूरा रिवाइज करना चाहते हैं। यही हमारा जो है एम है आपके साथ, राइट। तो यहाँ जो है क्लास 7 में हम 20 मोर एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग तैयार हो इन एमसीक्यूज को आंसर करने के लिए। सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पिछले सेशन में पूछा गया था, होमवर्क क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और वाज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, सोशलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है? हम ये जानते हैं कि कमांड इकोनॉमी या फिर स्टेट इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। तो कमांड इकोनॉमी क्या है, स्टेट इकोनॉमी क्या है? बेसिकली एक चीज हमें देखना है कि गवर्नमेंट का रोल कैसा है इस इकोनॉमी में, मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस लेने से रिलेटेड। ओके, गवर्नमेंट का रोल बहुत हाई होता है और प्राइवेट सेक्टर या फिर फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसे बहुत ज्यादा अलाउ नहीं किया जाता, राइट। तो इस तरीके की इकोनॉमी कौन सी थी? इंग्लैंड, यूएसए, तो ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिस्ट है, राइट। और यहाँ पर द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, चाइना भी एक तरीके से हो सकता है अभी के डेट में, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा फॉर्मर सोवियत यूनियन। तो सी इज द राइट आंसर। अगर आपने सी जवाब दिया है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है द डिमांड शेड्यूल इज द डैश। तो यहाँ पर डिमांड शेड्यूल एक्चुअली होता क्या है? डिमांड शेड्यूल एक्चुअली द रिलेशनशिप, लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से जो रिलेशनशिप है प्राइस और द क्वांटिटी डिमांडेड, उसके बीच का जो रिलेशनशिप दिखाता है उसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ओके, एक्चुअली शेड्यूल इज समथिंग लाइक अ टेबल, एक टेबल के जैसा है जहां पर आपको डिफरेंट वैल्यूज दी हुए हैं। आगे जो एमसीक्यू है वहां पर हम देखेंगे जहां पर प्राइस वेरी होते हुए किस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड वेरी हो रहा है। इन जनरल हम जानते हैं कि अगर आपका जो प्राइस है वो बहुत हाई है, ऐसे में हम जो क्वांटिटी डिमांड करते हैं वो बहुत ही कम होती है। प्राइस बहुत हाई होगा, बहुत ही महंगी चीज हम नहीं खरीदेंगे। अब जैसे जैसे प्राइस घटता जाता है वैसे वैसे हमें पता है कि क्वांटिटी जो डिमांड हम करते हैं वो बढ़ती जाती है, राइट। तो इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, ये चीज हम जानते हैं, और इसे जो है हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी कह सकते हैं, राइट। तो इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व भी कहा जाता है। तो ये चीजें हम जानते हैं डिमांड शेड्यूल एंड स्पेसिफिकली डिमांड कर्व जो है उससे रिलेटेड। तो डिमांड शेड्यूल क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी बॉट, relationship between price and quantity bought, relationship between income and demand, is it the relationship between cost of production and demand? ठीक है, तो अभी अभी हमने यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी बॉट, इनके बीच का ये रिलेशनशिप है। डिमांड और क्वांटिटी बॉट ये तो ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। इनकम एंड डिमांड के बीच का रिलेशनशिप नहीं है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिमांड के बीच का नहीं है, राइट। तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी बॉट के बीच का ये रिलेशनशिप है, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअली the correct answer should be B. Okay, relationship between price and quantity bought. ओके, तो ये चीजें हम यहाँ पर जानते हैं, प्राइस और क्वांटिटी बॉट के बीच का ये रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप से जो कर्व आता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जहां क्वांटिटी एंड प्राइस को आप इस तरीके से देख सकते हो। यहाँ अगर हम प्राइस को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसका मतलब है क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड कर रहा है कि प्राइस कितना है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंड्स ऑन द प्राइस। तो ये चीज है जहां पर हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस इंडिपेंडेंट है, यानी कि प्राइस वेरी होने से क्वांटिटी डिमांडेड वेरी होता है। इट इज नॉट दैट कि क्वांटिटी जो हम चाहते हैं उसके हिसाब से प्राइस वेरी हो रहा हो। तो यहाँ पर ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आएंगे, तो उनकी भी प्रिपरेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होते क्या हैं? तो ये ऐसे क्वेश्चन है जहां पर एक टेबल,
एक डेटा आपको दिया जाएगा और उस डेटा के हिसाब से आपको 3-4 क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मोस्टली आईएएफएस की अगर हम बात करें तो इजी ही आएंगे, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया तो 3-4 क्वेश्चन आप एक साथ जो है आंसर कर सकते हो। अभी देखते हैं और ये एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही सिंपल होते हैं ये। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी बेस्ड अपॉन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये एक्चुअली एक डिमांड शेड्यूल है। यहाँ प्राइजेस आई होप पता नहीं आपको दिख रहा होगा या नहीं, यहाँ प्राइजेस दिए हुए हैं। ये दरअसल कमोडिटी या फिर इन जनरल एप्पल्स इस तरीके के जो फ्रूट्स हैं उनके बॉक्सेस का प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। 500 रुपीज पर बॉक्स है, 400 रुपीज है, 300 रुपीज है, 200 है एंड 100 है। ओके, तो इस तरीके से पर बॉक्स का प्राइस जब वेरी हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में वेरिएशन किस तरीके से होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको 2, 3 एंड 4 क्वेश्चंस को आंसर करना है बेस्ड अपॉन जो भी डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्वांटिटीज डिमांडेड उनका वैल्यू दे दिया गया है, कहा गया है कि 10, 9, 12, 20, 15 मिलियंस ऑफ बॉक्सेस ऑर्डर किए जा रहे हैं इन प्राइसेस के बेसिस पर, राइट। तो ये नहीं दिया है कि 10 बॉक्सेस जो ऑर्डर किए जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, कहां पर आ गए, यानी कि 300 रुपए होने पर 10 बॉक्सेस ऑर्डर किए जा रहे हैं या फिर 400 होने पर 10 मिलियन बॉक्सेस ऑर्डर किए जा रहे हैं, वो चीज नहीं दिया गया है। आगे देखते हैं, हाउ विल द ब्लैंक्स ABCDE किस तरीके से फिल होंगे। यहाँ पर रिलेशनशिप के हिसाब से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, और दिया गया है एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एज पर लॉ ऑफ डिमांड एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और इसके बेसिस पर हमें ये वाला क्वेश्चन जो है आंसर करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि ABCDE इस ऑर्डर में अगर आप इन बॉक्सेस को फिल कर रहे हो विद द क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये किस ऑर्डर में होंगे, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर एक्चुअली होता क्या है, बड़े से छोटा जब जाता है उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। दूसरा दिया गया क्या है, असेंडिंग ऑर्डर होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, छोटे से बड़ा जब जाता है तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, राइट। फर्स्ट इन डिसेंडिंग देन इन फर्स्ट इन असेंडिंग देन इन डिसेंडिंग, या फिर एक रैंडम मैनर में ये जो है फिल होंगे बॉक्सेस। तो हमें ये चीज पता है, जब प्राइस बहुत ज्यादा हो तो आप क्या करोगे, सबसे कम सामान खरीदोगे या फिर बहुत ज्यादा खरीद लोगे, राइट। तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है इन जनरल की किस तरीके का प्रोडक्ट है, बट हम जनरल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं तब हम ये कह सकते हैं कि जब प्राइस बहुत ज्यादा है तो क्वांटिटी जो मैं खरीद रहा हूं वो लीस्ट होगा। इनमें से लीस्ट वैल्यू कौन सा है, 10, 9, 12, 20, 15 में से, तो दैट इज 9 मिलियन बॉक्सेस। नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट होगा दैट इज 10, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी जो आप डिमांड कर रहे हो वो बढ़ेगा। जैसे जैसे प्राइस कम होगा वैसे वैसे चीजों को आप ज्यादा खरीदोगे। और ऑल्दो ये टिल सर्टेन लेवल होता है, बट देन यहाँ पर हम बाकी चीजों को ध्यान में नहीं रखते हुए प्राइस वेरी होने पर क्वांटिटी कैसे वेरी हो रही है जो आप डिमांड कर रहे हो। 10 के बाद क्या आ रहा है, नेक्स्ट जो है 12 मिलियन बॉक्सेस, 15 मिलियन बॉक्सेस एंड 20 मिलियन बॉक्सेस। तो ये कौन से ऑर्डर में, ए से ई में अरेंज्ड है, ये छोटे से बड़ा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, बी। आई होप ये समझ में आ गया। इस तरीके से आपको जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन द एग्जाम, तो आपको तैयार रहना है, उसी की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो बी इज द आंसर। अब देखिए इसी चीज से रिलेटेड यहाँ पर और दो क्वेश्चन है। हमने पढ़ा था कि 2, 3 एंड 4 आपको सेम चीज से आंसर करना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 500, 400, 300, 200 और 100। हमने इन बॉक्सेस को कैसे फिल किया, 9, 10, 12, 15 और 20, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहले जो भी डेटा दिया हुआ है बॉक्सेस फिल करने कहा गया है वो आप कर लो, फिल कर लो, उसके बाद उन तीनों क्वेश्चंस को जो है आप अटेम्प्ट करना। इफ द क्वांटिटीज डिमांडेड आर दीज, तो क्वांटिटीज डिमांडेड फिर से दे दिया गया है। जस्ट टू क्लैरिफाई, व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज 500 रुपीज पर बॉक्स। 500 के सामने कितना क्वांटिटी डिमांडेड है वो पूछा गया। बहुत ही सिंपल टेबल में देखो एंड देन आंसर। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, सी, ठीक है। 9 यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट 4th में पूछा गया, व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹100 पर बॉक्स। 100 के सामने प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड कितना है वो पूछा गया है। आंसर है 20, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज बी। कंफ्यूज नहीं होना है, मैक्सिमम के चक्कर में 25 मत कर देना, 25 हमारे डेटा में ही नहीं है, राइट, इसीलिए ये ऑप्शन मैं रखा हूं आपके सामने। तो 25 नहीं कर देना है, जो डेटा में है वही आपको करना है।
एंड सो बी इज द राइट आंसर, दैट इज 20। ओके, तो ये चीजें हमें देखनी है। आगे बढ़ते हैं। यही आपको जो है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिया गया है। आप देख सकते हो 9, 10, 12, 15, 20 ये एक्चुअली हमारे बुक में से ही लिया हुआ एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द लॉ ऑफ डिमांड मेंटेनिंग अदर थिंग्स एक्सेप्ट प्राइस कांस्टेंट। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड पूछा गया है। जब हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच के इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। बहुत चीजें अफेक्ट कर सकती हैं इस रिलेशनशिप को, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट जो है कुछ प्रोडक्ट्स में होगा, कुछ में नहीं होगा। इवन दो उसके प्राइस कम हो रहा है, आप वो प्रोडक्ट नहीं लोगे। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो आपको लेने ही लेने हैं, राइस, व्हीट, ये सारी चीजें, सॉरी, तो वहां पर आप ये नहीं देखोगे कि प्राइसेस कितने वेरी हो रहे। बहुत कम वेरिएशन है तो आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें वेरिएशन नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं, बट उन चीजों को कांस्टेंट मानकर, उन चीजों का इफेक्ट नहीं है ये मानकर हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड, बायर्स टेंड टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, प्राइस बढ़ाने पे क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जा रहा है, तो आपका कर्व तो स्ट्रेट होना चाहिए था, राइट, तो वो नहीं है। प्राइस बढ़ाने पे क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बढ़ रहा है, तो ये चीज करेक्ट नहीं है। प्राइस बढ़ा तो आप चीजों को कम खरीदोगे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लोअर्ड, बायर्स टेंड टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। जी हाँ, अगर प्राइस आप कम कर रहे हो तो बायर्स ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे उसको, दिस इज करेक्ट। बाकी भी देख लेते हैं यहाँ पर। When the price of a commodity is lowered, buyers tend to buy less, गलत है। When more of a commodity is bought, prices of the commodity rise। तो ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, ऑल्दो ये चीज हो सकती है। अगर आप कोई चीज बहुत ज्यादा खरीद रहे हो और किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड में हम वो चीज नहीं पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में हम ये पढ़ रहे हैं कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्राइस, प्राइस वेरी होने पे डिमांड का क्या वेरिएशन हो रहा है, दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग। कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज हो सकती है बट दिस इज नॉट समथिंग जो कि लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लॉ ऑफ डिमांड में एक चीज पढ़ते हैं कि प्राइस वेरी होने पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कैसे वेरी हो रही है, राइट, तो वो चीज हमें ध्यान में रखना है। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब देखिए, अब हम लॉ ऑफ डिमांड तो पढ़ चुके हैं, अब कई सारे इफेक्ट्स यहाँ पर होते हैं, कई सारे फैक्टर्स के बेसिस पर चीजें चेंज होने लगती हैं, लॉ ऑफ डिमांड में वेरिएशन आने लगता है। वन ऑफ देम इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑपरेशनल विद रेस्पेक्ट टू लॉ ऑफ डिमांड। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता क्या है, लेट्स से आपके पास ब्रांड ए एंड ब्रांड बी के सोप है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, दोनों को कंपेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है ये दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर जो है फंक्शनैलिटी है, इनकी सिमिलर फ्रेग्रेंस है, एक ही तरह का आपको जो है लग रहा है, पर प्राइस इसका 10 रुपीज है, इसका तो 50 रुपीज है। ओके, तो इन दोनों में से आप कौन से चीज को खरीदोगे? ऑब्वियसली आप ए को खरीदोगे। अब यहाँ पर आपने देखा कि कुछ दिनों बाद इसका प्राइस जो है, डिमांड बहुत बढ़ गई, जो हमने पढ़ा था लास्ट स्टेटमेंट, प्राइस बढ़ा दिया गया और ए वाले को 60 रुपीज कर दिया गया। तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली आप उसे सब्स्टिट्यूट करोगे, राइट, यू विल बाय बी बिकॉज ऑलमोस्ट सिमिलर जो है दोनों लग रहे हैं आपको, इसको हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये कई बार काम करता है और इससे होता यह है कि जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं तब डिमांड कई बार ड्रास्टिकली कम हो सकती है, या फिर जो सब्स्टिट्यूट ये वाला जो था इसकी डिमांड बढ़ रही है तो सब्स्टिट्यूट जो है उसकी डिमांड बढ़ने लगती है कई बार, राइट, तो वो चीज यहाँ पर पूछी गई है। इफ द प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी इंक्रीजेस, कंज्यूमर्स रिप्लेस इट विद सिमिलर अल्टरनेटिव। ठीक है, यस, प्राइस एक चीज का जब बढ़ रहा है उसके सिमिलर अल्टरनेटिव से जो है उसे रिप्लेस कर देते हैं, सिमिलर जो अल्टरनेटिव वो खरीदने लगते हैं। ऑब्वियसली ए इज करेक्ट हियर। इफ प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी डिक्रीजेस, कंज्यूमर रिप्लेस इट, ये कोई सेंस नहीं बनता। इफ देयर आर टू सिमिलर कमोडिटीज अवेलेबल, द प्राइसेस ऑफ बोथ द कमोडिटीज टेंड टू कन्वर्ज। ठीक है, और ये हो सकता है कि दो सिमिलर कमोडिटीज हैं, दो सिमिलर सोप हैं, तो इन दोनों के प्राइसेस जो है वो ऑलमोस्ट आसपास हो सकते हैं, ये हो सकता है, बट ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं है। जो हम पढ़ते हैं, जो हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं वो नहीं है। ओके, ये चीज हो सकती है, दिस कैन बी पॉसिबल, कई सारे स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे जो पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके हिसाब से आपको आंसर करना, तो ये सही नहीं है। इफ टू कमोडिटीज हैव डिफरेंट प्राइसेस दे आर नॉट सिमिलर एंड कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, ये तो है ही नहीं, अलग प्राइसेस हो तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, राइट। कई बार ये चीज होती है कि कुछ जो है ब्रांड कहलाते हैं और उनकी प्राइस बहुत हाई होती है, बट उसी तरीके की फंक्शनैलिटी दूसरे चीज में भी अगर आप देखोगे बट उनका प्राइस जो है लो होता है, तो ये चीज नहीं हो सकती है। एंड करेक्ट आंसर हियर इज ए। आई होप क्लियर है, इसका प्राइस बढ़ेगा तो लोग सब्स्टिट्यूट करने लगेंगे। 7th क्वेश्चन आपके सामने, मार्केट डिमांड कर्व ओबेस, मार्केट डिमांड हो या फिर कोई भी डिमांड कर्व हो वो एक इनवर्स रिलेशनशिप है एंड इसे हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, लॉ ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग इज द राइट आंसर हियर। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। मार्केट डिमांड कर्व ले लो या फिर किसी भी तरह का डिमांड कर्व ले लो, दैट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट with respect to law of diminishing marginal utility, ये चीज पूछी गई है। satisfaction keeps increasing with every additional unit of consumption, ठीक है। जब आप कोई चीज, लेट्स से आप बहुत ही भूखे हो और खाना खाने गए कहीं पे, ऐसे में होता ये है कि पहला कौर जो आप खाओगे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दूसरा खाओगे तो पहले वाले से थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। 10 कौर खा लिया, पूरा 2 प्लेट आपने खत्म कर दिए, बहुत भूख लगी थी, अब आपको जब तीसरा प्लेट खाने को कहा जाएगा तो आपको 10,000 रुपए देने पर भी आप नहीं खाओगे, राइट। तो आपकी सेटिस्फैक्शन पूरी जो है ये हो चुकी, एग्जॉस्ट हो चुकी है, या फिर सेटिस्फैक्शन आपको कम मिलती है हर एक कौर के साथ, राइट। तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी है ईच एंड एवरी पार्ट की, वहां पर आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो ईच एंड एवरी पार्ट के कंजम्पशन के साथ कम होती जाती है, ओके। हर एक कौर के साथ आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होते जाती है। यहाँ क्या दिया है, satisfaction keeps increasing with every additional unit of consumption, तो वो गलत है। satisfaction increases till a given units of commodity are consumed and then decreases, ये भी गलत है। each and every unit के साथ वो जो satisfaction है वो कम होता जाता है। the more we consume the lesser satisfaction each additional unit of consumption will give us, जितना ज्यादा हम consume करेंगे each additional जो unit है कंजम्पशन का, दैट विल गिव लेसर सेटिस्फैक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है, हर एक कौर के साथ हमारी सेटिस्फैक्शन कम होते जाती है। द मोर वी कंज्यूम द ग्रेटर सेटिस्फैक्शन ईच एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन इज गिवन। अगर इनकरेक्ट की बात करें तो ए, बी एंड डी तीनों ही इनकरेक्ट है, बट यहाँ पर एक्चुअली करेक्ट होना चाहिए था, देन सी इज द राइट आंसर, बिकॉज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसकी बात की जाती है तो ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ कंजम्पशन के साथ आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होती जाती है। सो सी इज द राइट आंसर, एक्चुअली दिस शुड बी करेक्ट। देन 9th क्वेश्चन आपके सामने, द फोर्सेस बिहाइंड डिमांड कर्व आर। डिमांड कर्व जो है इन्फ्लुएंस होता है कई सारे डायरेक्ट फोर्सेस से, तो वो फोर्सेस कौन से हैं वो पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे इस चैप्टर का। द फोर्सेस बिहाइंड डिमांड कर्व आर, डिमांड कर्व में क्या चीज वेरी करती है, हमारे यहाँ पर प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस वेरी होने पे डिमांड जो है वेरी होता है। तो डिमांड कर्व में फोर्सेस का लगना और उसके वजह से चीजों का चेंज होने का मतलब है कि डायरेक्टली डिमांड पर कौन सी चीजों का इफेक्ट हो रहा है वो आपको देखना है, ठीक है। ऑल्दो हमें पता है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है, लेकिन डिमांड पर कई सारे फोर्सेस जो है इफेक्ट करते हैं और इस रिलेशनशिप को वेरी कर सकते हैं। ऐसे कौन से फोर्सेस है, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस। हम सोच रहे हैं कि अरे प्राइस कम करते ही डिमांड जो है बढ़ जाएगा, बट फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पर आप अपने कंजम्पशन को वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी का प्राइस बढ़ा दिया, लेट्स से राइस कहीं मिल नहीं रहा है या फिर व्हीट कहीं मिल नहीं रहा है, एक ही दुकान पे मिल रहा है और उसने प्राइस बहुत हाई रखा है। यहाँ पर कई सारे कंडीशंस लग गए कि प्राइस बहुत हाई है, इवन दो प्राइस बहुत हाई है आप सोचोगे कि व्हीट जो है मिलेगा नहीं मिलेगा, आप वो हाई प्राइस वाला व्हीट भी खरीद लेते हो, गेहूं खरीद लेते हो। तो ऐसे में होता है कि हम सोचते हैं कि फ्यूचर में हमें ये चीज मिलेगी या नहीं, फ्यूचर में इसका दाम शायद कम हो जाए, ये चीजें सोचकर हमारे डिमांड जो है उस पर डायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज वन ऑफ द फोर्स
एवरेज इनकम, तो आपकी इनकम अगर बढ़ेगी, आप महंगी चीजें ब्रांडेड चीजें लोगे, इनकम थोड़ा कम रहेगा तो आप कभी कभी ब्रांडेड लोगे, बाकी समय जो है सेल में आप जाना चाहोगे। तो यस, एवरेज इनकम डायरेक्टली डिमांड को अफेक्ट करता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अरे इसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लगा था वो बहुत हाई है तो मैं इसको नहीं खरीदूंगा, राइट। तो ये डायरेक्ट लिंक नहीं बन रहा है, डायरेक्टली ये डिमांड को इफेक्ट नहीं करता है, ये सप्लाई को इफेक्ट करता है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना हाई होगा उसके हिसाब से सप्लाई इफेक्ट होगी, जितनी चीजें बनाएंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा तो सप्लाई जो है कम रहेगा। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली सप्लाई को इफेक्ट करता है बट नॉट डिमांड, सो दिस इज नॉट करेक्ट। ये दोनों चीजें करेक्ट है, 1 and 2 ओनली, दैट इज बी विल बी द राइट आंसर हियर। अब 10th क्वेश्चन देखिए, द डिमांड फॉर एप्पल्स इन मुंबई मार्केट इज डैश द डिमांड ऑब्टेन्ड इन भुवनेश्वर मार्केट कंसीडरिंग दैट पॉपुलेशन इन मुंबई इज लार्जर देन भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर छोटा सिटी है, मुंबई इज अ लार्जर सिटी, इकोनॉमिक कैपिटल उसे हम कहते हैं। तो मुंबई की जब हम बात करें तो वहां पर डिमांड एप्पल्स का या फिर किसी भी कमोडिटी का जो कि वहां पर कंड्यूसिव है, भुवनेश्वर में भी कंड्यूसिव है उसे खरीदना, तो ऐसे कमोडिटी का डिमांड क्या होगा मुंबई में और भुवनेश्वर में अगर हम कंपेयर करें। तो ऑब्वियसली मुंबई की पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर क्वेश्चन में वो भी दे दिया गया है, तो मुंबई का जो डिमांड है, इस कमोडिटी का डिमांड है मुंबई में, वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू भुवनेश्वर। स्ट्रेट फॉरवर्ड लिंकेज है, राइट। तो इस वजह से हम कह सकते हैं मुंबई में जो भी होगा वो डिमांड विल बी हायर कंसिडरिंग कि मुंबई की पॉपुलेशन लार्जर है। तो यहाँ से जवाब क्या हो जाता है, यस। अगर आपने बी जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब 11th क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ टू गुड्स ए एंड बी आर रिलेटेड गुड्स एंड आर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स देन व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगेन सेम थिंग, हम ऑलरेडी देख चुके हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की बात की जा रही है। ए एंड बी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये स्टेटमेंट्स हमें पढ़ने हैं। डिमांड फॉर गुड्स ए टेंड्स टू बी लो इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बी इज हाई, ठीक है। अब बी का प्राइस हाई है, इसका 50 है, इसका 10 है, तो ए का डिमांड क्या होगा, ए का डिमांड हाई होगा, लो नहीं होगा, क्योंकि कम प्राइस का है, हाई डिमांड होगा तो यहाँ पे लो दिया है, तो दिस इज नॉट करेक्ट। Demand for goods A tends to be high if the price of substitute product B is low, ठीक है। B का प्राइस लो है इस बार, ये कहा गया है, लेट्स से B का प्राइस अब इस बार 10 है, A का प्राइस 50 है। ऐसे में क्या कहा गया है, डिमांड फॉर गुड्स A टेंड्स टू बी हाई, A का डिमांड हाई होगा ये कहा गया, ये तो गलत है। अगर इसका प्राइस कम है तो B का डिमांड हाई होगा, ये भी गलत है। प्राइस ऑफ गुड्स ए एंड बी टेंड टू कन्वर्ज, इन दोनों के प्राइस जो है कन्वर्ज हो सकते हैं, बट देन वो जो है बहुत ही रेयर केसेस में। डिमांड फॉर गुड्स ए टेंड्स टू बी लो इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बी इज लो, इसका प्राइस लो है, बी का प्राइस लो है 10 है और ए का प्राइस 50 है। ऐसे में कहा जा रहा है कि ए का डिमांड क्या होगा, ए का डिमांड क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इसका प्राइस हाई है, राइट। तो ये चीजें आपको इस तरीके से बनाकर जो है एग्जाम में आप देख सकते हो, एंड ये जो स्टेटमेंट है डी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, 12th क्वेश्चन अब देखते हैं, शिफ्ट्स इन डिमांड मीन्स व्हिच अमंग द फॉलोइंग। तो हम जानते हैं अबाउट द डिमांड कर्व, क्वांटिटी डिमांडेड, एंड यहाँ पर प्राइस है, एंड ये जो है हमारा कर्व है, बट ये कर्व शिफ्ट हो सकता है, ये कर्व इधर शिफ्ट हो सकता है या फिर लेफ्ट हो सकता है, अपवर्ड शिफ्ट हो सकता है, डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है। तो वो कई सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, विच आर अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा, प्राइस में वेरिएशन करने से तो डिमांड वेरी हो ही रही है, बट प्राइस के अलावा कई सारे फैक्टर्स हमने देखा था, फोर्सेस दैट इफेक्ट डिमांड, तो उनके वजह से ये जो है कर्व शिफ्ट हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, इसका शेप नहीं चेंज होगा बट वो शिफ्ट होगा ऊपर नीचे। तो वो जो है शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या है ये पूछा गया है यहाँ पर। प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर अगर इफेक्ट कर रहा है एंड उसके वजह से जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो रहा है, उसे हम कहते हैं कि दैट इज शिफ्ट इन डिमांड। चेंजेस इन गुड्स ऑन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड, जी नहीं, ऑन प्राइस की हम बात नहीं करते जब भी शिफ्ट इन डिमांड की बात करते हैं, प्राइस के अलावा कोई भी फैक्टर। चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन गुड्स ऑन प्राइस अफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड, जी हाँ। व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड इवन दो चेंजेस इन गुड्स ऑन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स चेंज, डिमांड में चेंज नहीं होगा तो शिफ्ट कहाँ होगा, राइट। तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट।
एंड सो बी इज द राइट आंसर। अब 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, वेबलिन गुड्स, गिवन गुड्स, नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर चेंज इन इनकम। तो लॉ ऑफ डिमांड के ये इनमें से कौन सा जो है एक्सेप्शन है वो कहा जा रहा है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है, कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। कई बार होता ये है कि इवन दो किसी चीज का प्राइस जो है बहुत ही हाई रखा गया है, उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। डाउनवर्ड स्लोपिंग इन जनरल, बट ये कई बार अपवर्ड स्लोपिंग हो जाती है। ये किस में होता है? ये होता है वेबलिन गुड्स में, राइट। तो कई बार हमें लगता है जैसे ब्रांडेड क्लॉथ्स हैं, ब्रांडेड जो है हम कह सकते हैं फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं थोड़ी सी हमारी इनकम ठीक हो तो, क्योंकि हमें लगता है कि अगर इसका प्राइस ज्यादा है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स में, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को हम वेबलिन गुड्स कहते हैं। और इस तरीके के प्रोडक्ट्स का जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे इनकी डिमांड भी बढ़ती जाती है, बिकॉज और भी ज्यादा ऑथेंटिक, और भी ज्यादा अच्छा सामने ऑर्गेनिक लगा दो और फिर बेचो, राइट। तो ये चीजें होती हैं। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो उन्हें हम वेबलिन गुड्स कहते हैं। तो वेबलिन गुड्स एक एक्सेप्शन है टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब गिवन गुड्स, ये ऐसे गुड्स है, अगेन इसमें भी जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ते जाता है। गिवन गुड्स क्या है? ये वेबलिन गुड्स को हम लग्जरी गुड्स कहते हैं, ठीक है। प्राइस हाई रहती है इसकी मोस्टली। गिवन गुड्स आर वेरी नेसेसरी एसेंशियल गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फूड प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, लेट्स से हर जगह वीट के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल का बेस्ट एग्जांपल है, पेट्रोल ले लीजिए। अगर पता चला है कि कल पेट्रोल जो है बहुत हाई हो जाएगा, और या फिर 2-3 दिन बाद हाई हो जाएगा। रशिया यूक्रेन जो वॉर था वो जब शुरू हुआ उसके पहले भी हम सारे लोग जो है पेट्रोल लेना शुरू कर दिए थे। हमें पता था कि एक्सटर्नल जो इश्यूज होंगे उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे, और वो हुआ, राइट। तो उस समय क्या हुआ, प्राइसेस जो पेट्रोल के थे ऑलरेडी बढ़ना शुरू हो गए थे। इवन दो प्राइसेस बढ़ रहे थे, क्वांटिटी जो डिमांड की जा रही थी वो भी बढ़ रही थी, क्योंकि हमें लग रहा था कि फ्यूचर में इसके प्राइसेस और ज्यादा होंगे। अभी लेट्स से 100 रुपए हैं, फ्यूचर में ये 150 हो जाएगा। तो अभी पूरा जितने भी गाड़ियां ले जाओ पेट्रोल भरवा लो, बोतलों में भी ले लो, राइट। ऑल्दो दैट इज नॉट लीगल, बट यस, ये चीज जो है गिवन गुड्स में होता है। तो ये गुड्स बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। हमें लगता है कि फ्यूचर में इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अभी पूरा समेट लो, बटोर लो। ऑब्वियसली पेरिशेबल गुड्स में नहीं हो पाएगा ये, जो चीजें खराब हो जाती है वो हम नहीं कर सकते, बट जो चीज नहीं खराब होती है फ्यूचर में यूज की जा सकती है वो गिवन गुड्स। अगेन नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज ऑलमोस्ट गिवन गुड्स ओनली। तो ये भी एक एक्सेप्शन है। चेंज इन इनकम, कई बार इनकम चेंज होने पे आप सोचते हो कि बहुत ही महंगी चीज भी हम खरीद लें, राइट। तो वो बढ़ने पर, अगर इनकम बहुत ही कम हो गई, ऐसे में आप जो नॉर्मल चीजें हैं जिनके प्राइसेस कम है वो भी आप नहीं खरीदते। तो ये भी एक तरीके से एक्सेप्शन के रूप में आता है। तो चारों चीजें इंक्लूडेड है यहाँ पर। सो 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ में आया। वेबलिन गुड्स आर लग्जरी एंड गिवन गुड्स आर नेसेसरी गुड्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाइड टू, ठीक है। अब डिमांड हो गया, सप्लाई कर्व का क्या रिलेशन है? अगेन सेम थिंग, प्राइस एंड सप्लाई के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पर होता ये है कि अगर किसी चीज का प्राइस, लेट्स से मैं एक प्रोड्यूसर, एक फैक्ट्री है मेरी, और प्राइसेस जो मैं प्रोडक्ट, लेट्स से मैं इसे बना रहा हूँ, तो इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मैं एक और यूनिट खोल दूंगा और वहां पर भी प्रोड्यूस करूंगा, राइट। तो सप्लाई जो है डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ते जाता है। हमें दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना है, जहां पर इस चीज का प्राइस ज्यादा मिल रहा है मार्केट में तो मैं ज्यादा चीजें सप्लाई करूंगा, राइट। तो ये चीज इस तरीके से आपको देखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्राइस ज्यादा मिल रहा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये किन चीजों को रिलेट करता है? सप्लाई कर्व रिलेट्स क्वांटिटी सप्लाइड टू व्हाट? प्राइस, ठीक है। सप्लाई इनकम डिमांड नहीं है, इट रिलेट्स इट टू प्राइस। प्राइस के बेसिस पर सप्लाई जो है वेरी होती है। सी इज द राइट आंसर। एंड 15th क्वेश्चन देखिए, द फोर्सेस बिहाइंड सप्लाई कर्व आर विच अमंग द फॉलोइंग। अब ये डायरेक्ट रिलेशनशिप तो हमने देख लिया, बट कई बार चीजें जो है वेरी हो जाती हैं, और वो किस वजह से होता है?
वेरी होने का मतलब क्या है, किस चीज को इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर इफेक्ट हो रहा है टू सप्लाई। सप्लाई पे कौन से फैक्टर्स इफेक्ट हो रहे हैं जिनके वजह से रिलेशनशिप चेंज हो सकती है, वो हमें देखना है, जिन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं विच वेरी द सप्लाई। तो फैक्टर्स क्या क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेट्स से प्राइस तो अच्छा मिल रहा है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा ज्यादा है, रॉ मटेरियल मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है और रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, ये बहुत ही महंगा हो गया रॉ मटेरियल जो आ रहा है, तो ऑब्वियसली सप्लाई जो है मैं बढ़ाऊंगा नहीं बढ़ा पाऊंगा, राइट। ऐसे सिचुएशन में तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज समथिंग दैट इज इफेक्टिंग। अब लेट्स से मैंने अच्छी टेक्नोलॉजी ले ली है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे प्राइस बढ़े या ना बढ़े फिर भी मेरी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। लेबर को मैंने टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर दिया तो मेरी प्रोडक्शन पहले 100 जो है बना पाता था मैं, अब मैं 200 बना पाऊंगा, राइट। तो यही होता है यूज टेक्नोलॉजी का। तो दिस ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई डायरेक्टली। गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इफेक्ट करती हैं, कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट जो है उस पर सब्सिडी दे रही है, लोन दे रही है, तो ऐसे में हम गवर्नमेंट की हेल्प जब लेते हैं वैसे हमारी सप्लाई भी बढ़ती है। तो सप्लाई बढ़ाने के लिए ही गवर्नमेंट देती है, ऑल्दो हमें जो है प्रॉफिट शायद ज्यादा ना मिल रहा हो बट गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, तो हमारा कॉस्ट जो है वो कम हो जा रहा है। तो ये तीनों ही चीजें यहाँ पर फोर्सेस बिहाइंड सप्लाई कर्व हो सकती हैं, डायरेक्टली सप्लाई को ये इफेक्ट करती हैं जिस तरीके से हमने डिस्कस किया। तो डी ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब यहाँ देखिए 16th क्वेश्चन, सॉरी गाइस, शिफ्ट इन सप्लाई मींस चेंजेस इन द क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंजेस इन विच अमंग द फॉलोइंग। शिफ्ट इन सप्लाई क्या होगा, अब ये कर्व तो हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली रिलेटेड ऐसे जा रहा है, लेकिन ये ऊपर इस साइड या फिर नीचे इस तरीके से ये शिफ्ट हो सकता है कर्व। वो शिफ्ट जो हो सकता है वो इस वजह से होता है कि प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे उनमें अगर वेरिएशन हो रहा है तो ये कर्व शिफ्ट हो रहा है, या फिर कोई और भी फैक्टर्स की वजह से कर्व जो है ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट हो रहा है, तो उस चीज को हम शिफ्ट इन सप्लाई कहते हैं। अब चेंजेस इन गुड्स ओन प्राइस है, ये चेंजेस इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या फिर चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये तीनों ही चीजें हम देख चुके हैं कि ये फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करती हैं, अभी अभी हमने देखा। बट चेंजेस इन गुड्स ओन प्राइस उससे वेरी हो सकता है, बट वो शिफ्ट इन सप्लाई के कॉन्सेप्ट में हम नहीं पढ़ते हैं उसे। शिफ्ट इन सप्लाई का मतलब क्या है, प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर अगर इस रिलेशन को इफेक्ट कर रहा है। तो 2, 3 and 4 आर करेक्ट हियर, सो बी विल बी द राइट आंसर। 17 देखिए, काफी सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, एग्जाम में आ सकता है ऐसा भी, तो आराम से थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़ना होगा आपको, या फिर आप ऐसे क्वेश्चन को जो है अगर आपको लगता है कि नहीं आंसर करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, बट ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं, फटाफट से अगर हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड इंटरैक्ट टू प्रोड्यूस एन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी और मार्केट इक्विलिब्रियम। सप्लाई एंड डिमांड कई बार जो है वो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करते हैं। इक्विलिब्रियम क्रिएट करने का मतलब क्या है, एक स्पेसिफिक प्राइस पर, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, जो सप्लाई है वो भी प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। तो एक स्पेसिफिक प्राइस पर जितना क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, लेट्स से 100, उतना क्वांटिटी जो है सप्लाई किया जा रहा है, तो उसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। एक प्राइस ऐसा होता है जो एकदम मार्केट इक्विलिब्रियम क्रिएट करता है, जो लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है उतना जो है सप्लाई करना, और लोग उतना डिमांड भी कर रहे हैं, तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम के तरफ जो है हर एक मार्केट जाने की कोशिश करता है। तो वैसे में होता यह है कि एक स्पेसिफिक प्राइस पे आपका जो डिमांड है और सप्लाई है दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, जितना चाहिए उतना सप्लाई हो रहा है, राइट। तो वो यस, ये चीज सही है। मार्केट इक्विलिब्रियम कम्स एट दैट प्राइस एंड क्वांटिटी वेयर फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड आर इन बैलेंस, ऑब्वियसली यस। At the equilibrium price, the amount that buyers want to buy is just equal to the amount that sellers want to sell, ये भी सही है। अब at the equilibrium condition, the prices may rise or fall दो अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड, ठीक है। बाकी चीजें अगर अनचेंज होंगी तो मार्केट इक्विलिब्रियम बनी रहेगी, प्राइस राइज और फॉल होने का कोई चांस नहीं है, प्राइस वही रहेगा,
सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, अमेज़न जिंदगी कहते हैं ना, तो वो चल रहा है। और ये इस ऐसे कंडीशन में प्राइसेस वेरी नहीं होते, ना क्वांटिटी वेरी होती है जो डिमांडेड है, ना सप्लाई वेरी होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 1, 2 एंड 3 सही है और ए यहाँ पर सही जवाब होगा इस वजह से। अब 18th क्वेश्चन देखिए, अगेन एक केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है। सेम थिंग जो इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे वो केस स्टडी के थ्रू यहाँ पर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉलम्स है इन्हें नंबर किया गया 1, 2, 3 और ये जो रोज हैं इन्हें नंबर किया गया है A, B, C, D और E करके, राइट। और यहाँ आपको क्वांटिटीज जो हैं सही से दिख नहीं रहा होगा, लेट मी राइट दिस। तो क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड, ये प्राइस पे डिपेंड करता है। तो जो एग्जांपल हमने देखा था बॉक्सेस का प्राइस कितना है, वही सेम एग्जांपल है 500, 400, 3, 2 एंड 100। अब यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड क्या था, हम ऑलरेडी देख चुके हैं 9, 10, 12, 15 एंड 20। उसके सामने क्वांटिटी सप्लाइड दिया हुआ है, यानी कि 500 रुपीज अगर बॉक्स का प्राइस होगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा जो बॉक्सेस है प्रोड्यूस करके मार्केट में देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा है उस चीज का। तो क्वांटिटी जो सप्लाइड है वो काफी हाई रहेगा 18। अब जैसे जैसे प्राइस कम होता जाएगा वैसे वैसे मेरी सप्लाई कम होती जाएगी, क्योंकि भाई प्राइस तो अच्छा मिल नहीं रहा है, इतना ज्यादा सप्लाई करने का फायदा क्या है, वैसे वैसे ये चीज जो है कम होती जाएगी। लेकिन आपको एक जगह ये दिखेगा, एक पर्टिकुलर प्राइस पर यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों सेम आ रहे हैं। वो कौन सी प्राइस है, ये वाली 300 पे आप देख रहे हो कि जितना क्वांटिटी डिमांडेड है उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड है। तो इस सिचुएशन को हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। ऐसे सिचुएशन में आने की हर एक मार्केट कोशिश करता है और इस वजह से यहाँ पर जो हम कह सकते हैं प्राइजेस हैं उन पर इफेक्ट होता है और बाकी जो सिचुएशन है उन पर भी इफेक्ट होता है। तो इसे मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब यहाँ ऊपर वाला कंडीशन देखिए, 500 रुपए जब है तब आपका डिमांड कितना है 9, बट सप्लाई कितना हो रहा है 18। ऐसे में मार्केट में क्या होगा, एक्सेस चीजें होंगी, सरप्लस कंडीशन कहा जाता है। तो मार्केट का कंडीशन किस तरीके से होगा यहाँ पर वो भी हमें पता होना चाहिए। मार्केट कंडीशन ऐसा होगा कि यहाँ पर चीजें सरप्लस में होंगी। यहाँ पर भी सरप्लस है क्योंकि 10 हमारा डिमांड है पर 16 सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ देखिए 15 हमारा डिमांड है पर 7 सप्लाई हो रहा है। तो जो 8 लोग हैं, 8 बॉक्सेस की कमी है, वो जो है कमी रह जाएगी, राइट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डेफिसिट या फिर यहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगा एक तरीके से मार्केट में। अब लास्ट वाला देखिए 100 रुपीज में भाई हम बिल्कुल नहीं देंगे, ऑटो वाला कहता है इतने में तो जाऊंगा ही नहीं। तो वैसे 100 रुपीज में हम बिल्कुल बना ही नहीं सकते, कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। और यहाँ पर आपकी डिमांड जो है 20 है, तो ऐसे में बहुत हाई शॉर्टेज रहेगा। ओके, तो ऐसे में क्या होगा, अब ये प्राइस पर क्या इफेक्ट होगा वो भी हमें पता होना चाहिए। 100 रुपीज जब है तो वो बना ही नहीं रहा है, ऐसे में क्या फायदा हुआ 100 रुपीज प्राइस को रखने का। तो ये प्राइस पर अपवर्ड जो है एक पुल रहेगा, प्राइस पर एक पुल रहेगा कि इस प्राइस को बढ़ाया जाए, ठीक है। इसी तरीके से 200 पर भी प्राइस पर एक पुल रहेगा कि इस प्राइस को बढ़ाया जाए ताकि सप्लाई जो हो रहा है वो बढ़ाया जा सके। ओके, तो यहाँ ऊपर वाले जो प्राइसेस है इसमें एक डाउनवर्ड जो है पुश रहेगा, यानी कि इस प्राइस को कम किया जाए तभी दोनों चीजें जो है यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ेगा और इससे इक्विलिब्रियम में आएंगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा के प्राइसेस पर डाउनवर्ड जो है पुश रहता है और उससे कम वाले प्राइसेस पर अपवर्ड पुल रहता है। तो ये जो है प्राइस पर इफेक्ट जो है वो भी हमने देख लिया। क्वेश्चंस देख लेते हैं, आई होप ये चीज क्लियरली समझ में आ गया। ऐसे केस स्टडी के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ दिया गया 18, 19, 20 आपको इसी तरीके से आंसर करने हैं। इसके बेसिस पर रेस्पेक्ट टू द डेटा मार्केट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट एट व्हिच अमंग द फॉलोइंग। अब आपने ये चीज समझ ली तो आराम से आप कह सकते हो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, 300 रुपीज पर बॉक्स में। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब 19 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है द फॉलोइंग टेबल शोज दिस थिंग। ये चीज हम देख चुके हैं। द प्रेशर ऑन प्राइस
along रो डी, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। डी में क्या है 200 है, यहाँ पर 15 डिमांडेड है, क्वांटिटी सप्लाइड 7 है। तो हमने देखा कि 300 जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो 200 पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर एक अपवर्ड प्रेशर होगा प्राइस पे कि इसे बढ़ाया जाए ताकि दोनों चीजें इक्विलिब्रियम में आए। तो कैसा प्रेशर होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, न्यूट्रल। तो द करेक्ट आंसर इज ए, अपवर्ड। ठीक है, अब 300 पे अगर हम देखें तो क्या प्रेशर होगा प्राइस पे, न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसे हम न्यूट्रल कहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बढ़े या कम हो, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो ये चीज है, इस वजह से सही जवाब हो जाता है ए। अब ये चीजें आपको यहाँ पर दे दी गई हैं, सरप्लस होगा, इक्विलिब्रियम, शॉर्टेज होगा, डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा, न्यूट्रल एंड अपवर्ड प्रेशर रहेगा। यही सारी चीजें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 20th क्वेश्चन आपको आंसर करना है। यहाँ पूछा गया है द स्टेट ऑफ मार्केट अलोंग रो बी। रो बी में क्या हो रहा है, 400 रुपीज है। अब 300 रुपीज हमारा इक्विलिब्रियम है और क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड जो है 16 है। स्टेट ऑफ मार्केट क्या होगा, सप्लाई यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड से ज्यादा है। आराम से आप इस चीज को आंसर कर सकते हो, दिस इज योर होमवर्क। शॉर्टेज होगा, सरप्लस होगा, इक्विलिब्रियम होगा, या फिर फर्स्ट सरप्लस होगा फिर देन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आंसर करनी है। सिर्फ रो बी की बात की जा रही है जहां पर 400, 10 एंड 16 है, 16 सप्लाइड है, 10 डिमांडेड। आई होप इसको आप आंसर करोगे। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है आप हमें कॉल कर सकते हो 8146207241 पर, या फिर यू कैन ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।